गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? सर तो देखो, कल वाली क्लास में अपन ने कुछ फंक्शन, स्पेशल फंक्शन डिस्कस किए थे जिसमें कांस्टेंट फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन था ना। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो जिसमें वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी ना। जो वैल्यू वेरिएबल की होगी वही वैल्यू फंक्शन की आ जाएगी, तो वो फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसी तरीके से इसके बाद अपन ने देखा था कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वैल्यू ऑफ वेरिएबल। कोई फिक्स कांस्टेंट है, जैसे फंक्शन अपन ने देखा था y या x इक्वल टू 3, तो उसकी वैल्यू हमेशा 3 रहने वाली है। और ये भी अपन ने नोट लिखा था कि कांस्टेंट फंक्शन जो है उसकी जो ग्राफ है विल बी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, नॉट पैरेलल टू y एक्सिस, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। इसके बाद में कांस्टेंट फंक्शन हो गया आइडेंटिटी फंक्शन। इसके बाद में अपन ने एक और फंक्शन देखा था और वो था मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सॉरी सिग्नम फंक्शन था ना। सिग्नम फंक्शन में अपन ने डेफिनेशन देखी थी कि उसकी वैल्यू -1 होती है अगर नंबर, अगर वेरिएबल नेगेटिव है, उसकी वैल्यू +1 होती है अगर वेरिएबल पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू 0 होती है अगर वेरिएबल 0 है तो। ठीक है, उसका ग्राफ भी अपन ने देखा था, इस तरीके से ग्राफ बना था उसका, इस तरीके से ग्राफ बना था, जैसे 0 पे वैल्यू 0 हो जाती है, इस तरीके का ग्राफ अपन ने देखा था। किसका? सिग्नम फंक्शन का, है ना। सिग्नम फंक्शन साइन से बना है, केवल साइन की इंपॉर्टेंस होती है इसलिए इसका नाम भी है सिग्नम फंक्शन। आज अपन देखेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन ये एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी नंबर को, मतलब इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ये मतलब साइन कन्वेंशन को इंपोर्टेंस नहीं देता है ना। साइन अगर नेगेटिव भी है, -50 है, तो उसकी वैल्यू भी 50 आएगी। ये केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को इंपोर्टेंस देता है मॉड्यूलस फंक्शन। अगर -20 है तो उसकी वैल्यू भी 20 आती है जब अपन किसी नंबर का मोड लेते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है कुछ ऐसी होती है, आप लोगों को पता ही है वैसे तो, कि -5 जो होता है उसकी वैल्यू भी 5 हो जाती है अगर मोड लगा दूं तो। -2 है, इसकी वैल्यू भी मोड लगा दूं तो 2 हो जाती है। अगर मॉड्यूलस ऑफ 2 है तो इसकी वैल्यू -2 नहीं होगी, इसकी वैल्यू भी 2 ही रहेगी। ठीक, आप लोगों को पता है यही मॉड्यूलस फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरीके से, जैसे f(x) और रिप्रेजेंटेशन होता है दो वर्टिकल लाइन के बीच में क्वांटिटी लिखना, है ना, ये तो आप लोगों को पता है। f(x) इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x, ये होता है रिप्रेजेंट, पढ़ने का तरीका है मॉड्यूलस ऑफ x। f(x) इक्वल टू मोड x या मॉड्यूलस ऑफ x, इसको अपन y भी बोल देते हैं। और इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो भाई, ये जो क्वांटिटी है मॉड्यूलस ऑफ x, इसकी वैल्यू होती है -x व्हेन x इज लेस देन 0। अगर x नेगेटिव है तो इसका जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव ऑफ x आता है। इसको समझना पहले दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद। और इसकी वैल्यू x आती है अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता हो। ठीक है, इसका मतलब एग्जांपल से समझते हैं। ये डेफिनेशन, अगर ये जो अंदर लिखा हुआ है मोड के अंदर क्वांटिटी, तो आपको नेगेटिव है, अगर मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उसको देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो मोड के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है अगर वो नेगेटिव है तो ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है अपने को। अगर क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये डेफिनेशन यूज करनी है अपने को। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के सामने डेफिनेशन का बताता हूँ मैं। जैसे आप जो निकालते हो -5 का मोड निकालते हो, तो ये जो -5 लिखा हुआ है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
बोलो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? -5। x की वैल्यू -5 है, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी? ये वाली डेफिनेशन लगेगी, नेगेटिव है तो, है ना। तो देखो x की जगह तो रखना है यहाँ पे कितना, -5, और माइनस पहले से ही डेफिनेशन में है। ये वाला जो माइनस है ये डेफिनेशन में है, और x की जगह क्या रखोगे यहाँ पे, -5 रखोगे, इसीलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाता है फिर, +5 हो जाता है बाई दिस डेफिनेशन। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से मान लो तुम्हारे को वैल्यू निकालनी हो -3 की, तो यहाँ पे भी आप अंदर वाली क्वांटिटी को देखो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे भी x जो था वो नेगेटिव था, यहाँ पे भी जो x है वो नेगेटिव है, दैट इज लेस देन 0 है। अगर लेस देन 0 है तो इस वाली डेफिनेशन पे जाना है, मतलब आंसर जो होगा -x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले की वजह से माइनस आया है, और क्योंकि x की वैल्यू, x की जगह रखोगे x, इस x की जगह x रखो, माइनस की जगह माइनस रख दिया, x की जगह x रखोगे तो यहाँ पे रखोगे -3, इस डेफिनेशन की वजह से ये क्या हो जाता है फिर, +3 हो जाता है। इसी तरीके से मेरे को निकालना है 2/3, इसका निकालना है, चलो इंटीजर ही ले लेते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे वैसे। जैसे 2 है, मॉडुलस ऑफ 2 निकालना है, मॉडुलस ऑफ 2 आई नीड टू फाइंड, देन इन दैट केस पॉजिटिव है या नेगेटिव है x, बोलो x पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलो। पॉजिटिव। x पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव है तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, ये वाली डेफिनेशन लगेगी, ठीक है ना, ये वाली डेफिनेशन लगेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस है, प्लस ही आएगा, x की जगह x लिख दो, 2 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी, बिल्कुल पता है आप लोगों को कैसे होता है, लेकिन डेफिनेशन आप लोगों ने पहली बार देखी होगी, इस तरीके से डिफाइन होता है फंक्शन। क्लियर है सब लोगों को, इजी है। और जीरो है तो कोई भी लगा दो, ये डेफिनेशन लगा दो, ये डेफिनेशन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वल टू का साइन यहाँ पे रख दो या फिर यहाँ पे रख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि -0 + 0 एक ही होता है, ठीक है। अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। आगे बात समझ में, बोलो बोलो, कोई डाउट किसी को इसमें Yes, डेफिनेशन में? सर एक बार वापस समझाओ ना। अरे रोजी, ये डेफिनेशन है मॉड्यूलस ऑफ x की, ये 2 डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार ट्राई किया करो प्रियल समझने की, जो लिखा हुआ है उसको भी पढ़ने की। ये जो मॉड्यूलस ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू होती है -x। कब होती है -x? जब इसके अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है अगर वो नेगेटिव है तो ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है, ठीक है। अगर मोड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है वो पॉजिटिव है, कब है, x इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये वाली डेफिनेशन यूज करनी है। जैसे अपन यहाँ पे एग्जांपल लिया, मॉडुलस ऑफ -5 निकालना है, तो अंदर वाली क्वांटिटी को देखना है पूरी को, ये क्वांटिटी मोड के अंदर जो आ रही है -5 है, नेगेटिव है, तो ये डेफिनेशन लगानी है। ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, माइनस साइन रखो, पहले माइनस साइन रखा, फिर x की जगह x रखो, x क्या है -5 है, तो x की जगह x रख दिया -5, इसी के कारण ये क्या हो गया फिर +5 हो गया, ठीक है ना, बाई डेफिनेशन। इसी तरीके से आगे अपन ने एग्जाम्पल देखे। क्लियर है, बोलो बोलो, यस क्लियर है, सर। ठीक है। देखो तो अब इसकी डोमेन रेंज भी बता दो आप लोग, डोमेन बताओ, डोमेन क्या होगा, बोलो। R हो जाएगा डोमेन तो पूरे का पूरा, है ना। हर रियल नंबर के लिए मोड निकाल सकते हो ना, √3 √5 √6 सभी के लिए निकाल सकते हो, केवल साइन चेंज हो जाता है। तो डोमेन तो हो जाएगा R, सब रियल नंबर के लिए डिफाइंड है ये फंक्शन, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए डिफाइंड नहीं हो। किसी भी चीज को रख दो अंदर, किसी भी रियल नंबर को निकाल के दे देगा रिजल्ट। रेंज बताओ, इंपॉर्टेंट ये है, रेंज क्या हो सकती है, बोलो रेंज क्या होगी, बोलो। बाकी लोग भी ट्राई किया करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या वैल्यूज मिलेगी अपने को इसमें, सर इंटीजर्स। -x और x की जगह जो भी आएगी टीचर ही नंबर। मिलेंगे, क्या बात कर रहे हो। अगर मैं 2/3 रखूंगा तो इसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा प्रियल, 2/3 का मोड क्या आता है, मॉडुलस ऑफ 2/3 क्या आता है। -2/3। अच्छा, मॉडुलस ऑफ 5 है तो उसका वैसे मॉडुलस -5 हो 2/3। जाता है क्या, 2/3 आता है, तो ये 2/3। इंटीजर थोड़ी है, ये इंटीजर थोड़ी है,
तो इसका मतलब नॉन इंटीजर भी मिल रहे हैं ना, तो बताओ क्या होगी रेंज, बताओ क्या होगी, कोई बता रहा था ना अभी रेंज, बोलो। अरे रेंज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, बोलो। यस सर। पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे, और जीरो भी हो सकता है क्या, जीरो भी होगा नहीं होगा, होगा सर। होगा ना, क्योंकि जीरो का तो जीरो होता है। और अगर केवल अपन ये लिख के छोड़ दूं मैं, इंपॉर्टेंट है ये रेंज, इसका मतलब इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर प्लस से, बताया था नहीं बताया मैंने, आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, लेकिन इसमें जीरो नहीं आ रहा फिर, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, तो इसका आपको जीरो भी इंक्लूड करना है, क्योंकि जीरो का मॉडुलस तो जीरो होता है, तो आपको इसका यूनियन लेना पड़ेगा इसके साथ में। अब ये सही हुआ है, रेंज मतलब आर प्लस यूनियन जीरो, ये भूल तो नहीं गए इस यूनियन को, यूनियन मतलब, और ऐसे नहीं लिखना है केवल जीरो, ऐसे मत लिख देना आर प्लस यूनियन जीरो, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को सेट के अंदर, क्योंकि सेट की ऑपरेशन सेट के साथ में होती है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका जो रेंज होती है वो ये होती है आर प्लस मतलब पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन सेट ऑफ यूनियन जीरो, है ना, सिंगलटन सेट जीरो, तो ये हो जाएगी इसकी रेंज, याद रखें इसको, ठीक है ना। आर प्लस का मतलब पता ही होगा सब लोगों को, पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर्स, जब पॉजिटिव रियल नंबर्स के सेट से के साथ में यूनियन ले लें अपन जीरो का, तो वो जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगी इसकी रेंज, ठीक है। इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये है 1 2, इस तरीके से -1 -2 -3, 1 पे वैल्यू क्या आएगी, मॉडुलस ऑफ 1 क्या आएगा, अगर मैं 1 रखूं तो क्या आएगा बताओ, +1, सर 1। 1 पे 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट होगा एक, तो ये वाला, ठीक है ना, 1 1, 2 पे कितनी आएगी, 2 पे, सर 2। सर 2 टू। पे 2 आ जाएगी, है ना। इसी तरीके से -1 पे कितनी आएगी, -1 पे, 1। 1। -1 पे भी 1 ही आएगी, -1 नहीं आएगी, क्योंकि जब यहाँ पे -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा ना वापस डेफिनेशन के हिसाब से, तो इसकी वैल्यू आएगी, -2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 की 2। 2। 2 आ जाएगी, इसी तरीके से ये 2 की ये रही, तो इस तरीके से अपन अगर इस तरीके से पॉइंट को प्लॉट करते जाएंगे तो अपने को इस तरीके की स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये आगे बढ़ती जाएगी, एरो हेड जरूर बनाना है, एरो हेड का मतलब ये इन्फिनाइट तक चलती चली जाएगी आगे कंटिन्यू, ठीक है ना। इसी तरीके से इधर भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा अपना मॉड्यूलस फंक्शन, यहाँ पे एरो हेड बनाना मत भूलना, यही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो लाइन है वो इन्फिनाइट तक जारी खत्म नहीं हो रही यहाँ पे, सर ठीक इसका है? ग्राफ तो हमेशा ऐसे ही बनेगा क्या? हमेशा ऐसा ही बनेगा, हमेशा ऐसा ही बनेगा मॉड्यूलस का ग्राफ, जितने भी ग्राफ अपन ने बनाए हैं उतने ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनेंगे, ठीक है ना। देख लो तुम, मॉडुलस ऑफ ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है इस तरीके का, और कोई आएगा कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा तुम्हें एग्जाम में दे देगा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये वाला होता है या फिर ये वाला होता है या फिर ये वाला होता है या फिर ये वाला होता है, 4 ऑप्शन हो गए,
ठीक है, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कौन सा होता है। ठीक है, और ज्यादा मिस्टेक करवाने पे ही आ गया तो इस तरीके से भी हो सकता है। अगर सिली मिस्टेक करवाने पे आया ना तो इस तरीके के एग्जाम्पल भी दे सकता है, जैसे मॉडुलस ऑफ ये होगा या फिर ये होगा, बताओ दोनों में से कौन सा होगा, कौन सा करेक्ट है? सेकंड। सर सेकंड वाला, नीचे क्योंकि वाला। यहाँ पे एरोहेड नहीं बना हुआ है ना, दोनों तरफ ये इनफाइनाइट तक चलती है। इस तरीके की क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो ग्राफ इस तरीके का बन रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डोमेन रेंज और ग्राफ याद रखेंगे आप लोग फंक्शन के, और डेफिनेशन भी, कुछ फंक्शन में डेफिनेशन भी है तो ये डेफिनेशन भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनइक्वलिटी वाले चैप्टर में भी काफी इंपॉर्टेंट है मॉडुलस फंक्शन। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस सर। अब देखेंगे अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। आप लोगों के FA1 है 11 तारीख से, पता है नहीं पता तुम लोगों को? क्या सर? सर पता FA1 है। 11 से 13 को। सर आप किस टाइप के क्वेश्चंस लोगे? गूगल फॉर्म पे होगा एग्जाम, जो MCQs और वन लाइनर ही आएंगे, वन वर्ड और MCQs। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा, सिलेबस बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आएगा उसमें। फर्स्ट चैप्टर को आप कंप्लीट रखें और सेकंड क्लास के साथ में चलते रहे, जितना पढ़ा दिया जाएगा उतने आएगा। लेकिन सर ग्रुप में तो ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया। अभी अब आएगा, आ जाएगा। सर कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। जैसा पहले टेस्ट हुआ था उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ज्यादा, थोड़ा तो बेसिक बेसिक क्लियर होना चाहिए बस, ज्यादा है ना। तो देखो, देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। y इक्वल टू fx, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है इस तरीके से, ये स्क्वायर ब्रैकेट बनाए जाते हैं और इसमें लिख दिया जाता है x, है ना। इसको बॉक्स x भी पढ़ते हैं, इसको, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं बॉक्स x, बॉक्स x, ठीक है ना। बाकी है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेकिन लेमन टर्म में इसको बॉक्स x बोल दिया जाता है।
बॉक्स एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो समझो, ये रिजल्ट क्या देगा वो समझो। ये रिजल्ट देगा आपको इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, बिल्कुल सिंपल है। अभी तक समझ में नहीं आया होगा क्या मतलब है इसका, कि यहाँ पे अगर आपके पास बॉक्स एक्स लिखा हुआ है तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर जो एक्स के इक्वल हो या एक्स से छोटा हो, आएगा क्या लेकिन आंसर इंटीजर आएगा। समझो समझो शब्दों को, ग्रेटेस्ट मतलब बड़े से बड़ा इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर जो या तो एक्स के इक्वल है या एक्स से जस्ट छोटा है। बड़े से बड़ा इंटीजर जो एक्स के इक्वल है या एक्स से जस्ट छोटा है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं अपन, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे -2 लिखा है, -2 लिखा है, ठीक है ना, -2 लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? -2 हो गई, नहीं हो गई? बताओ बताओ, x की वैल्यू कितनी हो गई? -2 हो गई। बॉक्स -2 लिखा हुआ है ना, अरे बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अगर मैं अप्लाई करूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, मेरे को बड़े से बड़ा इंटीजर चाहिए जो या तो एक्स के इक्वल हो या फिर उससे छोटा हो, अगर इंटीजर नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे तो ये जो क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी इंटीजर ही मिल रही है मेरे को, तो इसका आंसर जो है -2 ही हो जाएगा। समझना बात को, और क्लियर होगा अभी और क्वेश्चन करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता 1.3, अब समझना इसको 1.3, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो तो केवल इंटीजर आता है। बॉक्स एक्स का जो आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मिलेगी वो इंटीजर होती है। रियल आवाज आ रही है तुम्हें? रियल? यस सर। अरे समझने की कोशिश करना है एक बार में। 1.3 लिखा हुआ है बॉक्स एक्स, है ना। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, एक्स की वैल्यू कितनी है बोलो? 1.3। 1.3 है एक्स की वैल्यू। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक ऐसा इंटीजर आएगा जो या तो 1.3 के इक्वल हो या फिर 1.3 से जस्ट छोटा हो, लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो एक बात बताना, 1.3 अगर मैं आंसर लिखूंगा तो वो तो इंटीजर नहीं है, जबकि डेफिनेशन क्या बोल रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, तो ये इंटीजर नहीं है। तो क्या देखूं फिर? इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखो। 1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा बोलो बोलो? 1.3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होता है? Sir, 1. 1 हो जाएगा ना। अब देखो ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही? ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर। अब तुम ये नहीं बोल सकते, जीरो नहीं बोल सकते। जीरो क्यों नहीं बोल सकते? इसका आंसर भाई लेस देन एक्स तो है, ये जीरो लेस देन एक्स तो है, लेकिन फिर वो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। बड़े से बड़ा इंटीजर जो या तो एक्स के इक्वल हो या एक्स से छोटा हो। अब यहाँ पे एक्स अपना इंटीजर ही नहीं है, ठीक है। दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और एक लेस देन इक्वल टू एक्स। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्स के इक्वल रखने जाओगे तो इंटीजर नहीं है, तो इससे फिर आपको जस्ट छोटा देखना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है कि अगर बॉक्स के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है वो इंटीजर है सर तो यहाँ वो पे वही पॉइंट आंसर हो का जाएगा। मतलब क्या है? अरे पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है, ये डेफिनेशन है मिला के। अगर बॉक्स के अंदर लिखी हुई रहती क्वांटिटी तो पॉइंट का मतलब नहीं रहता, ये इंटीजर से डिनोट करता है। ये केवल इंटीजर पार्ट को बताएगा जो उससे छोटा है जस्ट, है ना। हाँ बोलो। आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। ये कौन कौन सी नई नई प्रॉब्लम हो रही है? मेरे को तो नहीं आ रही। और सर तो अभी लोगों आ के रही साथ थी, भी हो जब रहा है ये ना? पता नहीं किसी और का माइक ऑन था तब आ रही थी। चलो माइक बंद कर दिया करो। देखो, तो कुल मिला के सीधी सी बात ये है कि बॉक्स एक्स का मीनिंग ये है, अगर एक्स की वैल्यू एक इंटीजर है तो वही आंसर हो जाएगा। इंटीजर के लिए तो वही आंसर होता है, क्योंकि वो अपने आप में इस वाले पार्ट में आ जाएगा, वो लेस देन इक्वल टू वाले में आ जाएगा। इक्वल टू एक्स है, इंटीजर है तो। लेकिन अगर इंटीजर नहीं है अंदर वाली क्वांटिटी, तो आपको एक्स से जस्ट छोटा इंटीजर देखना है। अगर इंटीजर है तो यही आंसर है, ठीक है। जैसे √5 है, सॉरी √5 क्या, बॉक्स 5 है, तो बॉक्स 5 इंटीजर है या नहीं है बताओ? 5 इंटीजर है या नहीं है? है। है, है। sir. तो ये 5 का 5 ही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी जगह होता 5.1, तो अब ये इंटीजर नहीं है, तो आपको इंटीजर नहीं है तो इससे 5.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है बोलो? 5. 5 है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5.9999, ठीक है, तब
तब भी क्या देखना है, इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा फिर? 5। So 5. 5 रहेगा, इसका आंसर भी 5 है, ठीक है ना। कुछ भी है 5.35 85 कुछ भी है, तब भी उसका आंसर क्या है? 5 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर जो या तो x के इक्वल हो, लेकिन अगर x इक्वल है तब वो इंटीजर होगा, अगर x एक इंटीजर है तब वो इंटीजर होगा, अदरवाइज उससे छोटा इंटीजर देखना है। अगर x इंटीजर है तो वही आंसर हो जाता है, और अगर x फ्रैक्शन में दिया हुआ इंटीजर नहीं है, पॉइंट में है, तो आपको उस x से जस्ट छोटा इंटीजर देखना पड़ेगा। ये क्लियर हुई बात? अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देंगे, जो मैं आगे आंसर लिख रहा हूँ, आंख बंद करके जवाब नहीं देंगे। यहाँ पे बताइए मेरे को, अगर लिखा हुआ है -2.5 तो इसका आंसर क्या होगा? -2.5। सर 3। So सर minus 3. -3। ठीक है, बस यही तो था इसमें ट्रिक, है ना। किसी ने 2 बताया था, -2 बताया था। देखो एक बात बताओ, ये है -2.5 है ना, -2.5, तो नंबर लाइन पे जब अपन नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0, ये -1, -2, -3, -4, इसी तरीके से होता है। -2 बड़ा है या -1 बड़ा, बताओ? -2 बड़ा है या -1 बड़ा है? -1 बड़ा है ना, ये बड़ा है, इधर से चलती है, ये इनका डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो आपको देखना है -2.5, यहाँ पे रहा होगा -2.5, ये नहीं है, बताओ? यस सर। तो इससे छोटा इंटीजर आपको इधर मिलेगा या इधर मिलेगा? ये तो बड़ा हो गया -2, तो इससे, ठीक है ना। यस सर। तो इसका आंसर क्या हो? नेगेटिव हुआ तो फिर पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। प्लस मत कर देना, क्योंकि मॉड्यूलस थोड़ी है, साइन में तो कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर ये लिखा हुआ है -3.999, बताओ क्या होगा? बोलो। -4। So minus 4. -4 हो जाएगा। इससे छोटा इंटीजर देखना है, और छोटा तो पीछे की तरफ मिलता है, तो है ना, नेगेटिव नंबर होता है तो एक क्वांटिटी बढ़ा दिया करो कुल मिला के, सिंपल सा, अगर दिमाग में नहीं आ रहा। और साइन को चेंज मत करना प्लीज, माइनस है तो माइनस से रहने देना, प्लस है तो प्लस रहने देना। तो आप लोगों को बात समझ में आ रही है ये? बोलो, क्लियर है बात? Yes sir. यस सर। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू अगर -3 होती, -3 होती तो -3। So minus 3 रह -3, जाता. -3 आंसर हो जाएगा। अगर x की वैल्यू इंटीजर है, अगर x की वैल्यू इंटीजर है तो वही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उस केस के अंदर आपको x से जस्ट छोटा इंटीजर देखना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, है ना, वो बड़े से बड़ा इंटीजर जो x से जस्ट छोटा हो, ठीक है। अदरवाइज ये भी बोल सकते थे -5, इस चीज से बचने के लिए, ये भाई इसका आंसर ऐसा नहीं है, केवल लेस देन 5 होता तो आपको देखना ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो बड़े से बड़ा इंटीजर होना चाहिए जो इससे जस्ट छोटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो -5 इसका आंसर इसके कारण नहीं हो सकता है। अब इसका अपन ग्राफ देखेंगे। डोमेन रेंज आप लोग, अच्छा कुछ चीजें मैं आप लोगों को इससे पहले बता दूं, जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ ना, तो देखो, अगर तो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू समझो बात को, अगर x की वैल्यू 0 है या 1 तक कुछ भी है, 1 नहीं होनी चाहिए, तो बॉक्स x की वैल्यू जो है, बॉक्स x की जो वैल्यू है वो क्या होगी? अगर x की वैल्यू 0 तो 0, या फिर 0.5, या फिर 0.999, या फिर 0.7, इन सभी का आंसर क्या होता है, बताओ? बोलो 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 0। जी, सबका आंसर 0 होता है, इसका आंसर भी 0 होगा, क्योंकि आपको 0 से, 0 तो इंटीजर है, 0.5 फ्रैक्शन है, तो आपको इससे जस्ट छोटा इंटीजर देखना है, दैट इज इक्वल टू 0। 0.999 है तो 0.999 से जस्ट छोटा इंटीजर देखना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 0। 0.7 है तो कितना हो जाएगा? बोलो, क्लियर है ये बात? बोलो, यस सर। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जब तक 0 के इक्वल और 1 से छोटा रहेगा x, इसके बीच में रहेगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1 है, तो बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। बोलो, ये बात समझ में आई? बोलो। Yes sir.
ठीक है ना। इसी तरीके से क्या मैं बोल सकता हूं कि जैसे ही वैल्यू 1 होगी, जैसे ही इसकी वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू जैसे ही 1 को टच करेगी, एग्जैक्ट 1 होगी तो क्या हो जाएगा, बोलो। सर 1 हो 1 जाएगा, है इज ना। लेस देन और इक्वल टू, हाँ। हाँ, अगर ऐसा है मान लो 1 के बिल्कुल पास में भी चली जाती है, कितनी पास में चले जाओ बोले, लेकिन तब भी इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही एग्जैक्ट 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी तब जाके, और फिर 1 से लेके 1.9999 तक 1 ही चलती जाएगी। जैसे ही 2 होगी तब जाके इसकी वैल्यू 2 होगी। फिर ये बात समझ में आ रही है, इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये लिख सकता हूं मैं, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं होता है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो फिर 1 हो जाती है। इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ बॉक्स एक्स की, बोलो। 1. सर 1। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर 1.99 भी है तब भी इसकी वैल्यू अपने को देखनी फ्रैक्शन में है, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर दैट इज इक्वल टू 1। और जैसे ही 2 होगी, जैसे ही 2 होगी तो अगली कैटेगरी में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 नहीं आएगा फिर इस केस में। तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, 3. बोलो। Sorry, 2. इसी तरीके से आइडिया लग गया होगा, यही फॉर्मेट आगे फॉलो होता जाता है। बॉक्स एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी और इस तरीके से चलता जाएगा। कुछ नेगेटिव भी देखते हैं, नेगेटिव में कंफ्यूजन होगा। कुछ नेगेटिव टर्म अगर देखना चाहे तो इनको मिटा दूं क्या, इन चीजों को मिटा दूं क्या। Yes, sir. यस ये सर। तो एग्जांपल है ना। बाद में आप लोग एक्स्ट्रा में लिख लेना भाई, वीडियो देख जो रिकॉर्डिंग है उसमें से देखिए एग्जांपल अगर नोट करना चाहो तो भाई। कुछ नेगेटिव टर्म के बारे में बताना अब आप मेरे को। जब x की वैल्यू बताओ, बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी इस केस में, सर बोलो बोलो। -1। -1। -1 हो जाएगी ना इस केस में, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू है -2 तब बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी -2। इस केस में -2 होगी। आप कुछ भी वैल्यू रख के देखो, -1.5 रखोगे तो आपको चाहिए 1.5, -1.5 से जस्ट छोटा इंटीजर दैट इज -2 नॉट 1, ठीक है। 1 बड़ा हो जाएगा, -1 जो है वो बड़ा हो जाएगा। -1.5 से जो छोटा होता है वो -2 होता है। नेगेटिव में नंबर जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो आएगा -2। इसी तरीके से पैटर्न समझ में आ गया होगा आप लोगों को। -3, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाना है प्लीज। तो बॉक्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, -3 हो जाएगी। समझ में आ गई बात, बोलो बोलो। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो अब बताएंगे आप लोग इसका डोमेन रेंज, थोड़ा सा सोच समझ के। डोमेन बताइए, R. डोमेन क्या होगा। डोमेन तो आर हो जाएगा, किसी भी रियल नंबर को रख दो बॉक्स के अंदर, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी, सर इंटीजर्स। वेरी गुड, Integers. रेंज हो जाएगी इंटीजर, है ना। ठीक है, सारे इंटीजर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी आते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें भी आप लोग याद रखें। डोमेन रेंज तो सब फंक्शन की याद रखनी है। अब इसका ग्राफ देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप। ले लिया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। रियल समझ में आया। यस सर। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। इन ग्राफ के लिए इन चीजों को ध्यान रखें कि जब तक 0 की इक्वल है और 1 से जस्ट छोटा है तब तक वैल्यू 0 रहती है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। इनको मैं मिटाता नहीं हूं, इसको भी इधर नीचे लिख देता हूं ताकि यहाँ पे अपन ग्राफ बना देंगे सेपरेट पे, ठीक है ना। नेगेटिव जो नंबर है इनका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया है। यहाँ पे लिख देता हूँ इनको -1,
तो बॉक्स एक्स की वैल्यू उस केस में -1 होती है, -2 ठीक है। ये अपने रेफरेंस के लिए केवल है ना, यहाँ पे बनाते हैं इसका ग्राफ। आप लोगों को कल एक तरीका बताया था कि कोई क्वांटिटी जैसे ही ब्रेक होती है, जैसे यहाँ पे 2 तक तो वैल्यू इसकी ये है, लेकिन 2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, वो नहीं है, तो यहाँ पे बस छोटा सा सर्किल बना देते हैं भाई इस एग्जैक्ट 1 पे वैल्यू ये नहीं है, कुछ और है, ये नहीं है, तो जो नहीं होती है उसको अपन सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा इसमें भी होगा यूज इसका, ठीक है ना। इसको अपन अभी आपको बताता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगेन जो अपना मॉड्यूलस फंक्शन था वो भी पीस फंक्शन था, एक चीज और, जो अपना मॉड्यूलस फंक्शन था वो भी टुकड़ों में होता है ना, टुकड़ों में डेफिनेशन होती है उसकी, इसकी वैल्यू -x होती है जब x लेस देन इक्वल टू 0 होता है, 0 होती है, सॉरी x होती है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये भी पीस फंक्शन है क्योंकि ब्रेक हो रहा है, टुकड़ों में है, ठीक है ना। अब इसका एक अलग नाम जो है वो अभी आपको ग्राफ के बाद में बताऊंगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक स्पेशल नाम है, वो आपको ग्राफ के बाद में पता चलेगा। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। नंबर लिख देता हूं मैं, 1 2 3 4, इधर लिख दिया -1 -2 -3 -4 अब देखो जब 0 से 1 तक है वैल्यू, एग्जैक्ट 0 पे क्या है, एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू क्या है बताओ, एग्जैक्ट 0 पे बोलो। 0 सर 0। एग्जैक्ट सर 0 पे 0 है 0। तो ये वाला पोर्शन तो आएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते जाएंगे x की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन बॉक्स x की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, है ना। x की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन बॉक्स x की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वेरिएबल की वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन फंक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 0.5 है तो उसकी वैल्यू भी 0 है, 0.99 है तो भी उसकी वैल्यू, तो इसका मतलब यही पार्ट चलता जाएगा। इसको थोड़ा डार्क कर रहा हूं मैं, यही पार्ट रहेगा आंसर में। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही 1 होगा क्या 1 पे भी 0 रहेगी क्या वैल्यू, बोलो, क्या 1 पे भी 0 रहेगी? 1 पे 0 नहीं रहेगी तो इसका मतलब क्या करूं, यहाँ पे सर्किल बना देता हूं भाई। 1 पे 1 नहीं रहेगी, 0.999 पे तो 0 ही रहेगी ये वैल्यू। जैसे ही 1 होगी तो जंप करके वैल्यू कहां पहुंच जाएगी, बोलो। जैसे ही 1 को अचीव करेगी जैसे ही 1 को अचीव करेगा तो एग्जैक्ट जस्ट जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा, y इक्वल टू या फिर fx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे बनाना है आपको डॉट, डॉट मतलब वो वैल्यू इंक्लूडेड है, होलो सर्किल का मतलब वो वाली चीज एक्सक्लूडेड है, ये वाली चीज इसमें नहीं आ रही है ना। तो यहाँ पे ये 1 पे वैल्यू 1 हो जाती है। इसके बाद कंटिन्यू चलती जाएगी 1.5 तक, 1.5 1.999 सबके लिए वैल्यू यही होगी क्या बताओ, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट 2 पे क्या होगा, सर 2 आ एग्जैक्ट 2 जाएगी। पे
2 पे एग्जैक्ट 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 को छोड़ना पड़ेगा अपने को सर्किल बना के। ये जो बना रहा हूँ ये सर्किल दिख रहे हैं क्या आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे ही 2 होगा यहाँ पे जंप करके यहाँ पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे अपने को डार्क करना है, इसके बाद में ये अप्रोच करती जाएगी वैल्यू। जैसे ही 3 होगा वापस से इस तरीके से फॉलो आएगा, इसी तरीके से फिर आगे जंप करके 3 पे पहुंच जाएगी और फिर इस तरीके से चलता जाएगा और 4 पे वापस होलो आ जाएगी। इस तरीके का ये पैटर्न इसमें चलता जाएगा। समझ में आ रही बात? इधर तो है डार्क और इधर है होलो सर्किल। सर्किल बनाया मतलब अपने, है ना, रिंग बनाई है एक। ये स्ट्रेट लाइन है, इसको थोड़ा पेंसिल वगैरह से बनाएंगे आप लोग। इसी तरीके से पीछे की तरफ बनाते हैं नेगेटिव नंबर की तरफ। नेगेटिव नंबर पे बताना एक बार, जब वैल्यू -1 है, जब वैल्यू -1 है तब वैल्यू क्या आ रही है? जब बॉक्स की सर वैल्यू -1 है -1 -1 ही आएगी। और 0 से जैसे ही छोटी होगी, 0 से जैसे ही पीछे की तरफ आएगी तो यही आएगी। कुल मिला के जैसे ही 0 पे तो 0 है, जैसे ही 0 से नीचे की तरफ फॉल करेगा तो डायरेक्ट -1 पे गिर जाएगी वैल्यू, यहाँ पे आने शुरू हो जाएगी फिर। ठीक है, तो इसका मतलब बस -1 पे जो वैल्यू है, x = 0 पे वैल्यू 0 है, तो ये यहाँ अपने को बनाना पड़ेगा होलो। x = 0 पे वैल्यू 0 है, -1 नहीं है। जैसे ही लेकिन थोड़ी सी पीछे की तरफ आएगी तो फिर -1 होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने को होलो सर्किल बनाना पड़ेगा। यहीं पे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पैटर्न इसमें अपने को, जैसे ही फिर -1 से थोड़ी बड़ी होगी तो यहाँ पे आ जाएगा। और -2 पे जो वैल्यू होती है एग्जैक्टली -1 पे वैल्यू क्या होती है? -1 ही होती है। ये समझ में आ गया होगा, ये होगा आप लोगों को। ठीक है ना। इसको थोड़ा ध्यान से बनाएं, स्ट्रेट लाइन बनानी है, स्केल वगैरह की हेल्प से बनाएंगे। तो इस तरीके का इसका ग्राफ कंटिन्यू चलता जाएगा। ये चीजें ध्यान रखना, किधर रिंग बनानी है और किधर आपको डॉट लगाना है। ये क्लियर हुआ? बताओ। स्केल वगैरह की Yes, हेल्प से sir. बिल्कुल मेजर करके बनाएं ग्राफ। ग्राफ पेपर में नहीं बनाना है, आपकी कॉपी में ही 1 सेंटीमीटर के स्केल लेके, जैसे ग्राफ शीट बनाते हो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के कर लिया करो, इधर भी और इधर भी 1 सेंटीमीटर, फिर ग्राफ को प्लॉट करो। तो देखो बता रहा था इस फंक्शन का एक और नाम होता है। तो यहाँ पे देखो इसमें कुछ स्टेप्स ही बन रही है, स्टेप्स बन रही है 1 2 3 इस तरीके से, जैसे अपन क्लाइंब कर रहे हो। ठीक है ना। तो Yes, इसको sir. बोलते हैं सर स्टेप इसमें फंक्शन। डॉट है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में एक साइड ही है ना? हाँ देखो ना, कारण भी ये रहा अपने पास। ठीक है, इसका कारण भी ये रहा, ये डेफिनेशन से आया है। दोनों में डॉट एक तरफ है, लेकिन किस तरफ है वो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज होने के चांस है। तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ, डोमेन, रेंज। और इसीलिए क्योंकि इसमें अपन जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका ग्राफ कुछ स्टेप्स की तरह बनता है, स्टेप है जैसे स्टेट्स है, तो इसीलिए इसका नाम स्टेप फंक्शन भी है, स्टेप फंक्शन। ठीक है ना। इसको बॉक्स एक्स पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन है ये, और इसी फंक्शन को अपन स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है सब लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ स्क्रीनशॉट ले। ग्राफ आप लोग ट्राई करें समझने की। ये स्ट्रेट लाइन है जो तीलियों जैसी बन रही है ना, मैच स्टिक्स जैसी जो बन रही है। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपन। एक पोलिनोमियल फंक्शन और रह जाता है, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री में आएगा। पोलिनोमियल फंक्शन कुछ नहीं होता है, जो अपन ने पोलिनोमियल पढ़े 9th क्लास में, है ना। द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर व्हिच ऑल वेरिएबल्स हैव ओनली होल नंबर्स एज देयर पावर्स। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सर जिनमें मेरी दूसरी सभी क्लास स्टार्ट वेरिएबल्स हो की। गई। हाँ ठीक है, चलो एंड करता हूँ क्लास। कल अपन कंटिन्यू करेंगे पोलिनोमियल फंक्शन से। पोलिनोमियल फंक्शन है उसके बाद अपन ट्यूशन करेंगे। चलो क्लास एंड करता हूँ।